अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। इस्लामाबाद से हमारे साथ है रऊफ क्लासरा। सईद काजी साहब तबीयत की खराबी की वजह से अभी हमारे साथ प्रोग्राम ज्वाइन नहीं कर सकते। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाजरीन, तमाम सियासी जमातों ने इस बात पर इत्तफाक किया था कि कराची में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे उनका ताल्लुक सियासी जमातों से ही क्यों ना हो। और उसी ऑपरेशन के दौरान कराची में एक सियासी जमात के दफ्तर में रेंजर्स ने छापा मारा है और इसके दौरान भारतीय असलहे समेत 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। और कराची पुलिस के चीफ एडिशनल आईजी शाहिद हयात के मुताबिक एक मुल्जिम काजिम अब्बास रिजवी को गिरफ्तार किया गया है, जिसका ताल्लुक MQM से बताया गया है। उधर MQM ने इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि ऑपरेशन जानिबदार हो रहा है। तो क्या ये कामयाब ऑपरेशन है या वाकई कराची में ऑपरेशन जानिबदार हो रहा है? प्रोग्राम में इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आज हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एक बार फिर अवाम की आवाज बने हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो ये कहते हैं कि दुनिया में पेट्रोल सस्ता, यहाँ महंगा क्यों है। हुकूमत को खुद इजाफे का कोई इख्तियार नहीं, आइन और कानून मौजूद है, गैर कानूनी काम का नतीजा भुगतना होगा। और एनर्जी पॉलिसी आवाम की आंखों में धूल है। अगर हुकूमत को यह इख्तियार नहीं तो आवाम की जेबों पर डाका डालकर आवाम को मरने पर आखिर क्यों मजबूर किया जा रहा है। तो क्या चीफ जस्टिस के इस नोटिस से बिजली और पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी हैं, इनमें इजाफा हुआ है, इसमें कम होने की तवक्को उम्मीद की जा सकती है? आज हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही और बहुत सी अहम खबरें आपके साथ क्लासर साहब भी शेयर करेंगे। जी क्लासर साहब, क्या है आपके पास? जी शाजिया, आज 3 बड़ी स्टोरीज हैं हमारे पास। एक तो कल वहाँ बांग्लादेश में, जैसे ये शायद पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों को नहीं पता या हम फॉलो नहीं कर रहे, एक जंगी ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं। और कल वहाँ पे बांग्लादेश के अपोजिशन के एक रहनुमा सलाहुद्दीन चौधरी साहब, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी असम्बली थी, उसके जो आखिरी स्पीकर थे कादिर चौधरी साहब, ये उनके फर्जंद हैं, जो यहाँ रावलपिंडी में बैठ कर सेशन की सदारत करते हैं। उनको कल फांसी की सज़ा सुनाई गई है और उनको पाकिस्तान का वहाँ पे दोस्त नवाज समझा जाता है। सारी तालीम उन्होंने यहीं पे हासिल की थी सलाहुद्दीन चौधरी ने। तो उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। सलाहुद्दीन ये चौधरी कौन हैं, उनके वालिद साहब की क्या खिदमात थी और क्यों हुकूमत पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान के दोस्त समझे जाते हैं बांग्लादेश में पार्लियामेंटेरियन से, उनको फांसी की सज़ाएँ हो रही हैं और हमारे यहाँ किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। इस पर जो पाकिस्तानी उनके दोस्त हैं, वोट डिस्टार में कुछ उनके पाकिस्तानी दोस्तों से बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। बड़े इंतहाई शॉकिंग उसमें इंकशाफात हैं। एक तो ये स्टोरी करेंगे। दूसरी हमारे रिपोर्टर अजमत मलिक हैं, उनको हमने भेजा था यहाँ से रोज़नामा दुनिया ने, कि आप जाएँ और बलूचिस्तान में जो ज़लज़ले से तबाही हुई है, अब ज़रा देख के आएँ कि यहाँ पे NDM बना हुआ है, यहाँ पे हमने डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट या अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, अरबों रुपए के फंड्स दिए हुए हैं। वो हमें ज़रा वहाँ से डिटेल बताएँ कि बलूचिस्तान में जो ज़लज़ला आया है, इस्लामाबाद में बैठे हुए जो बाबू हैं, ये उनके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उस पर हम आपसे बात करेंगे। एक और स्टोरी का फॉलो अप है। आपको याद होगा कि हमने एक स्टोरी की थी कि जब पोलीक्लिनिक का जो इंसुलेटर यहाँ पे है, जिसमें वेस्ट है, जो है दवाइयों का वेस्ट ज़ाया किया जाता है, और जो धुआं था जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक मौत बांट रहा है, उस पर कल ये सेनेट की एक ज़ेली कमेटी का इजलास है। कुछ उसकी डिटेल्स हैं, वो आपके साथ एज ए फॉलो अप के तौर पर शेयर करेंगे आज। ठीक है क्लास साहब, सबसे पहले कराची के में जारी जो टारगेटेड ऑपरेशन है उस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन, कल जैसे कि मैंने पहले भी बात की, कल पुलिस और रेंजर्स ने एक सियासी जमात के दफ्तर पर छापा मारा। भारतीय असला बताया गया कि वहाँ से बरामद हुआ। एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया गया है जिसका ताल्लुक MQM से बताया गया है। MQM कह रही है कि ये इल्ज़ाम जो है बेबुनियाद हैं, MQM के खिलाफ साजिश की जा रही है। हमारी नुमाइंदा कराची से किरण खान हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किरण, इन तमाम इल्ज़ामात के बुनियाद बाद MQM क्या कहती है, मुतालिबा क्या कर रही है? उनके एक कारकुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने खुद बताया है कि उसका ताल्लुक MQM से है। इन तमाम बातों के बाद, इन तमाम सबूतों के बाद MQM मुतालिबा क्या कर रही है? हाँ बिल्कुल शाजिया, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के एक कारकुन, जैसे कि उन्होंने कहा, जो एडिशनल IG हैं शाहिद हयात के, उनको गिरफ्तार किया गया है। जो MQM की तरफ से रद्द अमल आया है, वो ज़्यादा रद्द अमल अगर हम देखें तो लांडी सेक्टर पे जो इन्होंने छापा मारा था, जिसमें इन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों का असला यहाँ से मिला है, उस पर MQM का काफ़ी ज़्यादा शदीद रद्द अमल आया है। उनका ये कहना है कि ये उसी तरह का इल्ज़ाम है जो इससे पहले जिनापुर के का इल्ज़ाम MQM पे लगाया गया था नक्शे का, और उसके बाद ये बेबुनियाद साबित हुआ और एक दोबारा से MQM को जो है वो फंसाने की साजिश जारी है। उस पर MQM का ये भी कहना था कि काजिम रजा, जिनको गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी पुलिस जो है वो झूठ बोल रही है कि उनको एक रात पहले गिरफ्तार किया गया, जबकि उनको 5 रोज कबल जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरा मोहल्ला उसका गवाह है।
जिस पर एमकेएम का ये कहना है कि इल्जामात की बुनियाद पर किसी को मुजरिम करार दे देना ये ठीक नहीं है, पहले इंक्वायरी होनी चाहिए। और डिमांड की है वफाकी हुकूमत से कि एक इम्पार्शियल और न्यूट्रल जो है वो लोगों की कमेटी बनाई जाए जो कराची में ऑपरेशन हो रहा है उसकी जजमेंट करें। अच्छा किरण, कल गवर्नर सिंध ने भी वज़ीर दाखिला से भी टेलीफोन पर बात की, वज़ीर आज़म से भी बात की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, तो किस किस्म का जवाब मिला उन्हें इन इल्ज़ामात के बाद? जी बिल्कुल शाजिया, इतराज़ ज़रूर है कि वफाकी हुकाम से जो है गवर्नर सिंध का रब्ता हुआ, उस पर उन्होंने एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है गवर्नर ने। ताहम अभी ये नहीं पता चल सका कि वफाकी हुकूमत ने क्या जवाब दिया, लेकिन जहाँ तक ये बात है तो वफाकी हुकूमत ने यही कहा है कि किसी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं होगी और कराची में जो ऑपरेशन है वो तमाम सियासी जमातों के यानी कि किसी को भी उसमें नहीं लिया जा रहा, हर किसी के लिए सेम ही ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है, किसी भी जमात के लिए कोई जानिबदार ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। एमकेएम को यकीन दहानी कराई गई है, तो हम एमकेएम का यही मुतालबा है कि उनके खिलाफ जो है एक जानिबदार ऑपरेशन किया जा रहा है और एमकेएम को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण खान आपका। क्लासा साहब, इस खबर के अगर दोनों पहलुओं पर बात की जाए, अगर जो कराची पुलिस चीफ है उनकी बात को देखा जाए, जिस तरह उन्होंने कहा कि भारतीय असलहा बरामद हुआ है, जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ एमक्यूएम से उनका ताल्लुक है, तो क्या इस बात का सबूत नहीं है कि जो गैर रियासती अनासिर हैं उनका ताल्लुक सियासी जमातों से ही है, हमारे अंदर ही जराइम पेशा अनासिर मौजूद है? और दूसरी तरफ अगर एमक्यूएम के देखा जाए जिस तरह वो तरदीद कर रहे हैं, तो इसको सियासी इंतकामी कार्रवाई भी कहा जा सकता है? ये शाहजहा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये इशू है, और ये जैसे किरण भी बात कह रही थी, मेरा ख्याल एमक्यूएम की ये बात किसी हद तक ठीक है और जायज़ भी है कि जब तक कोई तहकीकात सामने नहीं आती उस वक्त तक कोई जजमेंट देने से मेरा ख्याल है गुरेज हमें करना चाहिए। और ये कहना क्योंकि भारतीय असला बरामद हुआ है उसके दफ्तर से, तो इससे ये इम्प्लाई कर लेना कि शायद एमक्यूएम के वर्कर्स के भारत से ताल्लुकात है, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा एक स्वीपिंग अनफेयर सी बात हो जाएगी। उसकी वजह है कि बहुत सारा ऐसा असला है जो पाकिस्तान के सरकारी हमारे वो हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे आप कैसे फैक्ट्रीज़ हैं जो फ़ौज के लिए असला बनाती हैं, वो असला हमने देखा है आम क्रिमिनल लोगों तक भी पहुँचा है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वहाँ का जो हमारे इदारे हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वेपन्स करते हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, तो वही असला जब आम क्रिमिनल्स के हम इस्तेमाल में देखते हैं, छापों में पकड़ा जाते हैं, डजन मीन कि वो उनके साथ मिले हुए हैं या वहाँ पर उनको बातचीत होती है। सो ये असला जो इस तरह का आना, ये सबसे बड़ी तो ये लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जो मेरे नज़दीक एमक्यूएम तो बाद में इस पर आती है, ये उनके लिए बड़ी बिग थ्रेट है कि वो असला वहाँ तक पहुँचा कैसे है, जो भारत की ये साख्त अगर असला मिला भी है वो कैसे आया है, एमक्यूएम के इतने अंदर तक वो कैसे पहुँचा है। और दूसरी बात जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये मुमकिन है, जैसे हमारे यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो असला है, मैं कई ऐसी स्टोरी सामने आई हैं, कई ऐसे वाक़यात सामने हैं, वो असला वहाँ से चोरी हुआ है, वहाँ से किसी ने स्मगल किया है, किसी ने उनको वेपन फराहम किए हैं। ये पाकिस्तान क्योंकि फ्री फॉर ऑल स्टेट बन चुका है, इसलिए भारत का असला बरामद होना एमक्यूएम के इससे ये मेरे नज़दीक कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है। इल्ज़ामात यकीनन लगते रहते हैं, पहले माजी में एमक्यूएम उनका दिफा भी करती रही है कि हमारा इन चीज़ों से कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन यहाँ तक एमक्यूएम का ये मेरा ख्याल बड़ी फेयर बात है। हमने पहले भी माजी में देखा है कि इन्होंने उनके एमपीओ को वहाँ से उठाया था, ये पिक किया था और बाद में उसको 3 दिन बाद छोड़ दिया गया था, हमारे पास इनके खिलाफ एविडेंस नहीं है। और रेंजर्स ये दावा करते रही है, मेजर जनरल रिजवान साहब जो हैं माजी में दावा करते रहे, ब्रीफिंग की उन्होंने बहुत सारी कैबिनेट को ब्रीफिंग दी है, उन्होंने यहाँ पे चौधरी निसार अली खान साहब को ब्रीफिंग दी थी, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स को दी थी, और तीनों जगह उनका यही कहना था कि हमारे पास सबूत हैं और हम हाथ इन पर डालेंगे सबूतों के साथ। तो फिर सबूत पेश करें, वो सामने लेके आए। उन्होंने एमपीए को उठाया, एमपीए को 3 दिन बाद छोड़ दिया गया, ये कह के हमारे पास सबूत नहीं है। उस ऑपरेशन पे डेंट यकीनन पड़े थे, लेकिन एमक्यूएम की यहाँ तक बात ठीक है कि फेयर, जो उन्होंने किरण ने भी बात की है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन का आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लोगों को एतमाद हो कि किसी पर इल्जाम लग रहा है। क्लास साहब मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है क्लास साहब, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लास साहब, जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है बताया गया है उस वक्त से अब तक 112 अफराद कत्ल हुए, जबकि इससे पहले जो इसका तनासुब था वो 266 था। इसका मतलब कि ऑपरेशन में बेहतरी आई, और जिस तरह कल कराची पुलिस चीफ का ये कहना था कि हो सकता है कल जो गिरफ्तारियां हुई उनके बाद उन्हें मार दिया जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए, तो लगता नहीं कि इन सब रियलिटीज के बाद दाल में कुछ काला जरूर लगता है, कुछ ना कुछ एग्जिस्ट जरूर करता है? जी शाहजहा, जो अच्छी बात है इस पूरे इस टर्माइल में से जो मुझे खुशी हुई है, हो सकता है बहुत सारे एमक्यूएम के हमारे दोस्तों को ये बात ना पसंद है,
वो शाहिद हयात का बयान है। बड़े अरसे बाद किसी हमने, अब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनको, उनके मुझे बैकग्राउंड का पता नहीं, उनका सर्विस कैरियर का मुझे, ये मेरी नाअहली है ना समझिए कि मुझे ज़्यादा नहीं पता। लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी है कि बड़े अरसे बाद किसी पुलिस ऑफिसर ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और खुल के बात की है और बिला खौफ और ख़तर की है। ये वो पुलिस है वेदर वी लाइक इट और नॉट जिसकी हमें ज़रूरत है, जो आके सामने कन्फ्रंट करे, अपनी ज़ात के लिए रिस्क लेने को तैयार है, अपनी फैमिली के लिए रिस्क लेने को तैयार है। इस तरह का पुलिस चीफ हमें चाहिए था जो उसने कल बात की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा मेरा ख्याल है वो कराची या सिंध की पुलिस के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। हो सकता है उनसे भी कुछ ज्यादतियाँ हो सकती हैं, गलत काम वो भी कर सकते हैं, शायद हयात साहब उनकी फोर्स कर सकते हैं, लेकिन इवन देन जिस लेवल की कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मैसेज उन्होंने पुलिस फोर्स को भेजा है कि कमांडर अगर ताकतवर है वो डरने से इनकार कर देगा, आपकी जो फोर्स है उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए शाहिद हयात ने जो ये कल बात की है, बयान दिया है और अपनी ज़ात का कहा है, और पर्टिकुलरली उनका ये कहना है कि ये वर्दी जब आप पहन लेते हैं, ये पुलिस की वर्दी है, फिर आपको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक गैर मामूली बयान है इस पाकिस्तान में जहाँ पे पुलिस एक टोटल डिमोरलाइज हो चुकी है, ये पोलिटिसाइज हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है, नाअहल है, इसमें पॉलिटिकल बर्थियां हैं, इसमें एक लंबी एक चार्जशीट है जो पुलिस पे हम पढ़ सकते हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि शाहिद हयात ने, मेरा ख्याल है कल जो उन्होंने बातें की हैं, उनकी पुलिस फोर्स जो है उससे मोटिवेशन आके यकीनन लेगी और उनको मिलनी चाहिए। जो हम बड़े अरसे से बात कह रहे थे कि फ़ौज के ज़रिए ऑपरेशन आपके ठीक नहीं हो सकते, अगर आपने कुछ शहरों को ठीक करना है, और दुनिया भर के हमारे सामने जो ये सक्सेस स्टोरीज हैं वो पुलिस के ज़रिए ही वहाँ पे उन्होंने मैनेज किए। जैसे हम उसकी मिसाल देते हैं मशरकी पंजाब की इंडियन भारतीय पंजाब की हम मिसाल देते, एक पुलिस ऑफिसर ने वहाँ पे ठीक किया हुआ है ये मामलात को। इसलिए जहाँ पे रेंजर्स अपना काम कर रही है, वहीं पे साथ में पुलिस जो है वो अपने आप को ये असल्ट करने की कोशिश कर रही है, और यकीनन कर सकते हैं। एमक्यूएम के लिए जो मेरा ख्याल है, जिस तरह एमक्यूएम के पहले भी नदीम हाशमी को गिरफ्तार किया गया, फिर छोड़ा गया, कल फिर उनका एक मुलजिम गिरफ्तार किया गया है, तो इसमें सियासी इंतकामी कार्रवाई का भी एलिमेंट हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल होगा। एमक्यूएम को मैं वही कह रहा हूँ, एमक्यूएम को तो एक तरफ विंडिकेशन हुई है जो उनके वो नदीम हाशमी साहब पकड़े गए थे, एक चीज़, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी तो अप्रिशिएट हम कर सकते हैं। उन्होंने अगर नदीम हाशमी साहब को उठाया, इल्ज़ामात लगाए, 3 दिन तक उनको इन्वेस्टिगेट किया, कोई चीज़ नहीं मिली। जो मुझे चीज़ अच्छी लगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कि उन्होंने उन पर कुछ झूठे इल्ज़ामात, कोई असला डालने के, कुछ उस पर हीरोइन की एक पुड़ी डालने के, कोई आते जाते झगड़े के इल्ज़ामात डालने की बजाय उन्होंने उनको रिहा कर दिया जी कि हमने इनको उठाया था, हमने इन्वेस्टिगेशन की है, हमें ये पता चला कि इनके खिलाफ ये सबूत हैं इतने काफ़ी नहीं है कि उनको कोर्ट ऑफ लॉ में उनको ले जाया जा सके, लिहाजा हम रिहा करते हैं। मैं ज़ाती तौर पर इस कार्रवाई से मुतमिन इसलिए हुआ हूँ कि चले हमारे इदारों में ये बात भी आ रही है कि अगर कोई बेगुनाह पकड़ा गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप उसको फेयर तरीके से रिहा कर सकते हैं। तो इससे तो मेरा ख्याल कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए एमक्यूएम का कि अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज किसी को उठा भी रही हैं और वो समझती हैं कि उसके खिलाफ हमें सबूत नहीं मिल रहे, तो उनको रिहा भी करती जा रही हैं। ये उन्हें इस वक्त कोऑपरेशन करना एमक्यूएम की अपनी भी मजबूरी है। एमक्यूएम तो यहाँ तक कहती रही है कि फौज आए और ऑपरेशन करे यहाँ पे। एमक्यूएम मार्जिनलाइज हो चुके हैं, तो फिर अब एमक्यूएम को कोऑपरेट करना पड़ेगा बजाय इसके कि एहतजाज और मुजाहरे। एमक्यूएम के पास ऑप्शन थे, ये ऑप्शन थे, मेरा ख्याल वो टाइम उनके हाथ से निकल चुका है। जब वो जनाब मुशर्रफ के दौर में उनके साथ हुकूमत में बैठे थे, जब वो पीपल्स पार्टी के साथ उनके साथ हुकूमत में बैठे थे, कराची शहर पूरे का पूरा उनके हाथ में था, इंतजामिया भी उनके पास थी, इवन आप कह सकते एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ खड़ी थी। एमक्यूएम के कहने पर कितने उनके खतरनाक जो मतलब वहाँ के लोग थे या कैदी थे, वो पेरोल पर आईमन उनको रिहा किया गया था। उनको तो बहुत सारी कंसेशन मिली थी जनाब मुशर्रफ के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में। एमक्यूएम के साथ बेहतर टाइम था कि उन 10 सालों में ये कराची को इन क्रिमिनल एलिमेंट से खुद साफ करते, एक बेहतर ऑपरेशन करवा सकते थे, अपनी निगरानी में करवा सकते थे। लेकिन मेरा ख्याल है जो एमक्यूएम को उन्होंने काउंटर किया है जिन फोर्सेज ने, वो इतनी ताकतवर हो गई है वहाँ पे कि एमक्यूएम को ये कहना पड़ गया है। ये 1992 के बाद पहली दफ़ा हमने ये बयान सुना था कि एमक्यूएम ये कह रही है कि कराची में फौज के जरिए ऑपरेशन होना चाहिए, कि ये तो हमेशा अपोज करते रहे। इससे ये साबित जो हमें एक इंडिकेशन यहाँ से नजर आई कि एमक्यूएम को फील हुआ है कि जो इनके मुखालफीन हैं, जो दूसरे ग्रुप्स हैं, वो इतने ताकतवर हो गए कि अब उनको एमक्यूएम भी वायलेंस के जरिए नहीं कंट्रोल कर पा रही। इसलिए वो चाहते थे कि फौज आए, वो कार्रवाई करे, कम अज कम चलो एमक्यूएम के खिलाफ तो जो कार्रवाई होगी सो होगी। उनके जो एलिमेंट्स हैं, वो जो दूसरे पावरफुल एलिमेंट्स वहाँ कराची में आ गए, उनको शायद फौज ही साफ कर सकती थी। इसलिए वो बात आपकी ठीक है, एमक्यूएम को थोड़ा सा हौसला दिखाना पड़ेगा। एमक्यूएम को रोला भी डालना वो
वो डालते रहते हैं, पॉलिटिकल पार्टी है, उनका राइट बनता है। लेकिन मेरा ख्याल है जो बात किरण ने की थी, जो ये भारतीय असले वाली बात है, उस पर MQM ज़्यादा सेंसिटाइज हुई होगी, क्योंकि MQM पे पहले भी इल्ज़ाम लगते रहते हैं। जिनापुर पे वो एक कंट्रोवर्शियल है, कुछ कहते हैं था, कुछ कहते हैं नहीं था। इसलिए मेरा ख्याल जो भारतीय असला बरामद हुआ है, फिर MQM को ये बताना चाहिए, क्लैरिफाई करना चाहिए कि उनके सेक्टर के बंदे से असला जो बरामद हुआ वो कहां से आया, उन्हें क्लैरिफाई करना चाहिए। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, बिल्कुल। यकीनन ये ऑपरेशन जो है वो इसको जिस तरह ये क्लासेस साहब आगे बढ़ रहे हैं, ऑपरेशन कामयाब होगा। लेकिन क्लासेस साहब जिस तरह इन्होंने ऑपरेशन का शोर मचाया, बहुत से जो जराइम पेशा लोग थे वो अंडरग्राउंड हो गए, तो इसकी ये भी वजह है कि मुकम्मल तौर पर हम इस ऑपरेशन को कामयाब इसलिए नहीं कह सकते कि जब ऑपरेशन रुकेगा वो दोबारा अपने अपने अड्डों पर दोबारा अपनी जगहों पर उसी तरह मौजूद होंगे। इसमें शायद 2-3 चीज़ें हैं। आपको याद होगा जब सईद काजी साहब थे तो उनके साथ भी एक दफ़ा ये बात हुई थी हमारे शो में, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वो ज्वाइन कर लेंगे। इतना जल्दी हमें जजमेंट्स नहीं देनी चाहिए, पर्टिकुलरली एक कराची कॉम्प्लिकेटेड केस है, इतना आसान केस नहीं है। बाज़ हमें कराची के दोस्त हमें ताने भी देते हैं, जब इस्लामाबाद बैठ के, लाहौर बैठ के आप अब यहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं समझते, आप बैठ के जजमेंट्स देते रहते हैं, स्वीपिंग बातें करते रहते हैं, आपको चीज़ों का पता नहीं है। एक कराची एक यहाँ पे इतनी, वहाँ पे एक कौमें बसती हैं, ज़बानें बोली जाती हैं, कल्चर हैं, चीज़ें हैं कि आपके लिए आसान नहीं है। जैसे मैंने कहा 10 सालों तक तो कभी किसी ने कोई कार्रवाई करने की कोशिश ही नहीं की, कभी किसी ने किसी पे हाथ डालने की कोशिश ही नहीं की। MQM का बस चला है तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को वहाँ पे प्रोटेक्शन दी है, इनके अपने वजीर दाखिला थे, इनके अपने होम सेक्रेटरी थे या जो भी ऑफिसर थे, ये अपने ही लार्ड को प्रोटेक्ट करते रहे। पीपल्स पार्टी का बस चला तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब आ गए, उन्होंने अपने ही पॉलिटिकल लोगों को आके कवर देना शुरू कर दिया। जब वहाँ के होम मिनिस्टर या उनके वहाँ पे होम सेक्रेटरीज या जो भी पावरफुल लोग थे उन्होंने अपनी अपनी कम्युनिटीज़ को एथनिक बुनियादों पर प्रोटेक्शन देना शुरू की, तो कराची का ये हशर तो होना था। इसलिए अभी इस ऑपरेशन को शुरू हुए मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पूरे भी नहीं हुए। अभी तक तो मैं समझता हूँ जैसे आपने किलिंग्स के फिगर दिए कि 112 तक आ गए, ये भी कंसिडरेबल एक अचीवमेंट समझी जाती है कि 150 बंदा कम मरा है कराची में, अगरचे 112 का नंबर भी ये बहुत है। ये मैं ये समझता हूँ कि आपको मीडिया को, पोलिटिकल पार्टीज को, इनको ज़रा थोड़ा सा एतमाद देने की ज़रूरत है। रेंजर से गलत काम भी हो सकते हैं, बिल्कुल, पुलिस भी गलत लोगों को उठा सकती है, करेगी, ज्यादतियां होती हैं जब आप ऑपरेशन में जाते होते हैं। इनसिक्योरिटी का एलिमेंट जहां पे पॉलिटिकल फोर्सेस में होगा, इनसिक्योरिटी और खौफ का एलिमेंट्स उनमें रेंजर्स और पुलिस वालों में भी होगा जो उनके खिलाफ ऑपरेशन करने जाते हैं, क्योंकि ये फायर उन पे भी होता है, वो भी कैजुअलिटीज बनते हैं। इनसिक्योरिटी एक आती है, उसमें आपसे गलत काम भी हो सकते हैं, उसमें ज्यादतियां भी हो सकती है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड चले गए हैं, ये दोबारा आ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर पुलिस और रेंजर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अब तक इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। अभी आपकी रेंजर्स का और पुलिस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या मोरल है इनका, वो बहुत लो है। अगर ये क्लीन कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर इनके लिए अगर वो वापस भी आते हैं क्रिमिनल, उनको हैंडल करना बड़ा आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कामयाब ऑपरेशन किया होगा। इसलिए इस मौके पर मैं समझता हूँ मीडिया को या पॉलिटिकल फोर्सेस को, MQM को अपने भी ग्रेटर मफाद में है कि हो सकता है उनके साथ ज्यादतियां होंगी और उस पर यकीनन उनको बात करते रहना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कोई और हाल नहीं है कि ऑपरेशन जारी रहना चाहिए। सही। एक कॉलर है कराची से, वसीम लाओ जी, अस्सलाम वालेकुम। खलासरा साहब से अर्ज करना था जी कि ये जो एक इशू है ना कि भाई फौज से होना चाहिए या रेंजर से होना चाहिए या पुलिस से होना चाहिए, ये कोई इशू नहीं है। मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। जी आ रही है जी। इशू ये है कि आप नाम उसका चाहे ईगल स्क्वाड रख दें, शाहीन स्क्वाड रख दें, मुजाहिदीन रख दें, चाहे पुलिस रख दें या एयरफोर्स रख दें या आर्मी रख दें, वो स्पिरिट, वो ईमानदारी, वो आपका लेवल डिलीवर करने का, वो आपकी एफिशिएंसी, वो ऑनेस्टी होनी चाहिए। आप फौज नाम रखो उसका, उस इदारे का, आर्मी नाम रखो, मुजाहिदीन नाम रखो, ईगल स्क्वाड नाम रखो, नाम में कुछ नहीं रखा, आप इसी में पड़े रहते हैं। फौज से होना चाहिए, रेंजर से होना चाहिए, पुलिस से होना चाहिए। उनकी ऑनेस्टी, उनकी डिलीवरी की कैपेसिटी, उनकी ईमानदारी, उस पर बात ही नहीं करते आप लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। जी क्लासेस आप फौज करे, पुलिस करे या रेंजर्स करे, सब में वो ट्रस्ट होना चाहिए और सब में वो कैपेसिटी होनी चाहिए, भले फौज करे ऑपरेशन या पुलिस करे या रेंजर्स करे। नहीं बिल्कुल, मेरा ख्याल वसीम साहब ने ये आइडियली बिल्कुल ठीक बात की कि वही बात जो हम कह रहे थे कि जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा,
जैसे वो कराची या रेंजर्स ने बड़ा अच्छा किया कि नदीम हाशमी साहब पे उन्हें कोई चीज़ नहीं मिली, उन्हें छोड़ दिया। इस पे लोगों का ट्रस्ट बड़ा होगा, रेंजर्स पे ट्रस्ट बड़ा होगा मेरा ख्याल है। हालांकि अदर वे अराउंड भी कहा जा सकता है कि रेंजर पे तनकीद होगी, भी हो सकती है कि उन्होंने गलत आदमी उठा लिया, लेकिन रेंजर की तारीफ भी तो हो सकती है कि गलत आदमी अगर पकड़ा उन्होंने तो उसको छोड़ भी दिया, उन्होंने अप्रिशिएट भी करना चाहिए दोनों हवाले से। जो बात कह रहे हैं वसीम साहब कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी, इसी चीज़ का हम रोना रो रहे हैं कि MQM का वहाँ पे होम मिनिस्टर आता है तो अपनी ही कम्युनिटी की वो पुलिस फोर्स लाने की कोशिश करते हैं कि हमारे बंदे होने चाहिए, हमारे SHOs होने चाहिए जो हमारे मफादात सर्व करें। अगर जुल्फ़कार मिर्ज़ा साहब आते हैं तो वो एक अपने बलोच और सिंधी एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कराची तबाह हुआ है। इसमें तो कोई डिबेट नहीं है। जो बात ये वसीम साहब कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी से सारे आपके मसाइल हल होते हैं, तो फ़ौज को तो अब हम नहीं बुला रहे थे, फ़ौज को तो वही MQM का आके बुला रही थी, क्योंकि MQM समझती थी अभी भी क्रेडिबिलिटी फ़ौज की जो है वो कंपैरेटिवली वो बेहतर समझी जाती है कि अगर वो कराची में ऑपरेशन करते हैं तो वो शायद वो जो हमारी पुलिस फोर्स एथनिक बुनियादों पे तकसीम हो चुकी है कराची में, तो फ़ौज जो है वो एथनिक बुनियादों पे नहीं होती। फ़ौज की ट्रेनिंग बेहतर होती है, उसका जो सिपाही है वो ज़्यादा कमिटेड है, ज़्यादा डिटर्मिन है, ज़्यादा फेयर एक प्ले का मुजाहरा कर सकता है, करप्ट नहीं होता, उसको पैसे दे के आप बाई नहीं कर सकते, वो एविडेंसेस वगैरह को डिस्टॉर्ट करने की उसकी ट्रेनिंग नहीं होती। ये काम पुलिस वाले ज़्यादा करते हैं। ये हो सकता है रेंजर्स अब ज़्यादा अरसे से कराची में आए तो वो सिविलियन के दरमियान मिल के उसमें ये चीज़ें इस तरह की आ चुकी हैं, इसलिए फ़ौज की क्रेडिबिलिटी बेहतर समझी जाती है। लेकिन बात वही है कि अगर फ़ौज को भी आप इन्वॉल्व करेंगे इन मामलों में, कुछ अर्से बाद फ़ौज भी तो सिविलियन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। इसलिए मैं समझता हूँ जो कल शहद साहब ने बात की, शहद हयात ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक पुलिस चीफ से हम यही तवक्को करते हैं फेयर प्ले के साथ जाएं, अपनी फोर्स को कॉन्फिडेंस दें, उनकी काउंसलिंग करें। क्लास साहब मेरा आखिरी सवाल इस पर, एक गैर जानिबदाराना कमेटी तश्कील क्यों नहीं दी जाती इस ऑपरेशन की निगरानी के लिए, ताकि किसी भी सियासी जमात का कोई एतराज ही न रहे? ये बहुत मुश्किल हो जाएगा जब इस तरह के ऑपरेशन में आप जाते हैं। अगर आप ज्यादा उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ज्यादा लंबा कर देंगे, फिर आपसे कोई फैसला नहीं हो सकेगा कि ये फिर अगेन वही कमेटी पॉलिटिकल बुनियादों पे तकसीम हो जाएगी। उसमें पीपल्स पार्टी के 2 लोग लेने पड़ेंगे, 2 MQM के लेने पड़ेंगे, 2 आपको उसके ANP पे लेने पड़ेंगे, कुछ आपको लियारी से लेने पड़ेंगे। वो फिर आप एक पार्लियामेंट बना देंगे, फिर वो एक असेंबली बन जाएगी, फिर वहाँ तकरीरें होंगी, फिर लड़ाई झगड़े होंगे। मैं इस हक में हरगिज़ नहीं हूँ। अच्छा। ये काम एक इनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए, जिसमें इनके रेंजर्स होनी चाहिए, जिसमें आपकी पुलिस होनी चाहिए, जिसमें CID होने चाहिए या इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी है। इनका अपना एक बोर्ड होना चाहिए, वो जो बैठे किसी को भी उठाया जाता है, जो एविडेंसेस हैं उस कमेटी के सामने आने चाहिए, जो प्रोफेशनल लोग हैं। आपने पॉलिटिकल लोगों के हाथ में हवाले कर दिया तो ये फिर वही बैक टू स्क्वायर वन वाली साहब होगा। मैं तो इस हक में नहीं हूँ वक्ती तौर पर कि आप जो काम चल रहा है ये पॉलिटिशियन के हाथों में हाईजैक नहीं होना चाहिए। क्लास मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बिजली के नरखों में जो इजाफा हुआ है और इस पर आवाज़ बने हैं चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी। उनकी ये आवाज़ बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी ला सकेगी या नहीं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस साहब, आज मैं अखबार में खबर पढ़ रही थी कि हुकूमत सार्फिन से फिर हाथ कर गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर दी जाने वाली जो सब्सिडी थी वो भी जाली निकली। वजारत खजाना की फुर्तियां तो देखो, ओगरा ने डीजल की कीमत में ₹2.63 इजाफे की सिफारिश की थी, जबकि वजारत खजाना ने खुद ही कीमत ₹6.69 फी लीटर बढ़ा दी है और फिर ₹2 सब्सिडी जाहिर करके कीमतों में ₹4.69 इजाफा कर दिया। अगर ओगरा की सिफारिश पर सब्सिडी दी जाती तो डीजल की कीमत में सिर्फ 63 पैसे का सिर्फ इजाफा होता। उधर हुकूमत ने दावा किया कि पेट्रोल और डीजल पर 2 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई है, जबकि ये दावा सिर्फ आदाद शुमार का हेरफेर निकला और हकीकत ये बताई गई है कि हुकूमत लेवी की मद में माहाना 10 से 12 अरब रुपए कमा रही है। क्लास साहब, अब चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि हुकूमत को तो इख्तियार ही नहीं है, अगर नेपरा ने इसकी मंजूरी नहीं दी तो हुकूमत कैसे इसमें इजाफा कर सकती है। तो क्या हुकूमत कौन से खसारे पूरा करना चाह रही है अवाम की जेबों से? शायद कल भी हमने इसी पे इस टॉपिक पे तो नहीं बात की, पेट्रोल वाले हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे जो मुझे एक एटीट्यूड हुकूमत का लग रहा है। और चीफ जस्टिस साहब ये पहली दफ़ा इस तरह की ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं और भी केसेस में दिए, हमें उस पर भी बात करते हैं थोड़ी देर में आके, कि इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये तवक्को नहीं करते थे कि पीपल्स पार्टी हुकूमत थी या उनसे उनके जो अलाइज थे उनकी बैड गवर्नेंस थी, करप्शन थी या जो भी स्टोरीज थी, चीफ जस्टिस को 2-3 केसेस में बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन देनी पड़ गई हैं। एक जो बल्दियाती निज़ाम के बारे में उन्होंने दी थी,
चीफ जस्टिस का ये कहना कि ये तो उनसे भी बदतरीन हुकूमतें हैं और ये पॉलिटिकल लोग हैं जो मौजूदा हमारे हुक्मरान। ये चीफ जस्टिस साहब को मैं कोट कर रहा हूँ कि जो उस जनरल जिया से, जनरल मुशर्रफ और जनरल अयूब से भी बदतर हैं कि उन्होंने कम अज़ कम बलदियाती इंतखाबात करा दिए थे कि पावर ट्रांसफ़र कर दी थी लोकल लेवल पर, ये करने को तैयार नहीं। बहुत बड़ी स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन थी जिस पे पाकिस्तान में मेरा ख्याल है बिल्कुल जैसे हमने दूसरी चीज़ों में कान बंद किए हुए इस पर भी किए हैं। कल जो उन्होंने बात की है वो उससे भी फर्दर जाके चीफ जस्टिस ये कहते हैं, जो मैं उनका ये बयान, उनकी ऑब्जर्वेशन हम कहेंगे, बयान तो नहीं कहेंगे, वो ये कहते हैं कि ना सिर्फ इसमें इजाफा गैर कानूनी है बल्कि नादिरशाही निज़ाम नहीं चलने देंगे। अब इस नादिरशाही निज़ाम को कौन चला रहा है? हु इज़ हेडिंग दिस ये नादिरशाही निज़ाम? वो तो फिर साहब नवाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म तो वो हैं। एक डैम केयर एटीट्यूड है जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ब्यूरोक्रेसी में नज़र आ रहा है। एक और ख़बर मैं आज देख रहा था, अभी अखबार जब मैं उनको स्क्रीन कर रहा था बैठा हुआ, जल्दी सुबह इतना टाइम नहीं मिलता बाज़ दफ़ा के सारे अखबार देखें। एक खबर ये थी कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो ही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ न्यूयॉर्क गए हैं, पूरी के पूरे टॉप के फेडरल ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े बाबूजों में छुट्टी लेके घर चले गए हैं। सही बात। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब गए हैं, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब न्यूयॉर्क गए हैं सैर सपाटे के लिए, तकरीरें करने के लिए, मनमोहन सिंह से हाथ मिलाने, हम छुट्टियां कर लेते हैं। ज़रा ये आपका सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मैं आपको बता रहा हूँ। उस वक्त इन लोगों से ये तवक्को करना, ये लोगों के लिए सोचेंगे, लोगों की भलाई के लिए सोचेंगे, इससे बड़े क्रिमिनल को एलिमेंट हो सकता है कि भारत हम एक हमें उसका इंडिया ये फोबिया हो चुका है। हर बात में हम इंडिया को लेके आते हैं, इंडिया ने ये कर दिया तो इंडिया ने वो कर दिया। हमारी जितनी पॉलिसीज़ हैं इंडिया के रिएक्शन में बनती हैं, इंडिया जो काम करेगा हम उसके रद्द-ए-अमल में हम आगे अपना काम करेंगे। लेकिन जहाँ इंडिया अच्छे काम करता है उस वक्त हम आगे इंडिया सेंट्रिक नहीं होना चाहते। भारत ने अपने ये पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की हैं, ये जरा पाकिस्तान के लोगों को पता चलना चाहिए। वो आलमी मंडी से क्यों नहीं जुड़ते? सवाल तो ये है ना, वो आलमी मंडी से क्यों नहीं जुड़ते? वो जुड़े हुए हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूँ वो जुड़े हुए हैं। लेकिन आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं, आलमी मंडी में कीमतें कम हुई हैं। हमारे जो ये फाइनेंशियल विजिट हैं इंतहाई ऑनरेबल इसाक डार साहब, उन्होंने जनाब बैठ के पूरी की पूरी कीमतें 112-113 रुपए पर आप ये पेट्रोल ले गए। डीजल की कीमतें जो एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर करते हैं, आप उनको ले गए। ये बाकी मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो कहते हैं ना रियासत माँ की तरह होनी चाहिए। ये जो सौतेली माँ का जो अल्फाज हैं, जो उसकी टर्म है, उसको हटा के कुछ नई टर्म आपको इजाद करनी पड़ेगी। ये जिस तरीके की लूट मार हो रही है, ये तो अब चीफ जस्टिस खुद कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी काम है। एमडी पेप्को कहते हैं कि 259 अरब के वाजिबात हैं जिनकी अदायगी अभी बाकी है, जो हुकूमत ने लेने हैं। हुकूमत रिकवरी नहीं कर पा रही है। ये आप या मेरे जैसे लोग तो नहीं है कि हम लोगों से इतनी रिकवरी करनी है। सरकारी मुलाजमीन है, बड़े बड़े मगरमच्छ जिन पर हाथ नहीं डाला जाता। ये शाजिया इसमें मोस्टली मैं बता दूं सूबाई हुकूमतें हैं, इनके अपने फेडरल के इदारे हैं, उनसे 200 रुपए से ज़्यादा उन लोगों ने पैसे देने हैं। एक तजवीज़ आई थी यहाँ पे इनकी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है कि जिन सूबों ने पैसे देने हैं उनको आप एट सोर्स उनकी डिटेक्शन कर लें कि जब उनको फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से सेंटर से सूबों को जाते हैं, उनको जाने से पहले डिटेक्शन कर लें। तमाम सूबे खड़े हो गए नहीं जनाब आप ये काम नहीं कर सकते, और भाई नहीं कर सकते तो बिजली का बिल कौन देगा? आपके बिजली के बिल्स ना देने की वजह से आम आदमी को आप ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। तो ये जुल्म हो रहा है। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त राइट उन्होंने पोजीशन ली हुई है, चाहे बल्दियाती इंतखाबात पे बड़ा सख्त स्टैंड है जो कि मैं जस्टिफाइड समझता हूँ कि उनको बिल्कुल रखना चाहिए। और जिस तरीके का ये जुल्म ज्यादती से ज्यादा लूट मार, मैं कहूँगा ये लूट मार हो रही है। एक डाकू में और एक हुकूमत में फर्क होना चाहिए। आप एक रॉबर्स में, ये तो हाईवे रॉबरी हो रही है। ये तो वो कहते हैं ना कि दिन दिहाड़े आप रॉबरी कर रहे हैं कि दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, आपकी प्रोडक्ट की कीमतें कम हो रही हैं, आप इनको बढ़ाई जा रहे हैं और आपको पूछने वाला नहीं है। ये असल में कर क्या रहे हैं? जो हमारी हुकूमत के कुछ लोगों से बातें हो रही जिससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तमाम की तमाम आपकी फेडरल हुकूमत जो है इंक्लूडिंग आपकी अपोजिशन ये इंतजार कर रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये किस दिन रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद ये फिर जाके अपनी मर्जी के काम करेंगे। नए जज साहब आते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं, उनसे क्या उम्मीदें हैं, वो ये पेस बरकरार रख पाते हैं नहीं पाते, ये एक अलहदा सवाल है जो दिसंबर में हम देखेंगे। लेकिन ये स्ट्रैटेजी है हुकूमत की नवाज शरीफ साहब की कि जब तक मौजूदा चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं ये कुछ भी कहते रहें, करते रहें, ऑब्जर्वेशन देते रहें, कोई इनको रिएक्शन नहीं देना, कोई बात नहीं करनी। 1 महीने की बात रहेगी, 1.5 महीने 2 की बात रहेगी, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब नहीं होंगे, फिर गलिया हो जाएंगे सुनिया, तो फिर मिर्जा यार फिरे वाला हिसाब होगा। ये वही काम करना चाहते हैं। ये चलें, उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया है और तो आवाम की आवाज वो बने हैं, तो इससे जो पेट्रोल और डीजल और बिजली की जो कीमतें हैं वो कम होंगी। क्लासा साहब आगे बढ़ते हैं। ये शायद लास्टली कमेंट, ये लास्टली हमारे पास और भी बड़ी स्टोरीज हैं जिन पे हमने जाना है। क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वोट तो नहीं लिए हुए लोगों से? वो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी हेड नहीं कर रहे, ना उन्होंने कन्वेंसिंग की है जाके, ना लोगों से उन्होंने वादे किए हैं कि मैं ये डिलीवर करके दूंगा। ये इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने लोगों से वोट लिए हैं, ये वादे करके हैं, इन्होंने डिलीवर करना है। क्या
क्या हर दफ़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लेंगे उसके बाद कीमतें कम होंगी? इनका कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी फेडरल ब्यूरोक्रेसी की नहीं बनती, हमारे पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है वो नहीं बनती, या हमारे पॉलिटिकल जो रजीम है उनकी नहीं बनती। हर बात की तरफ इन्होंने हर बाल उधर वहाँ पे फेंकी हुई है। ये तवक्को करते हम कुछ भी करते जाए, हमें कोई पूछने वाला भी ना हो, ना मीडिया पूछे ना अदालतें पूछे, जो चाहे हम करते रहें। तो मेरा ख्याल है इनको अपनी जिम्मेदारी का बोझ लेना चाहिए कि लोगों ने इनको वोट दिए हैं, लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वोट नहीं दिया कि वो बिजली की कीमतें कम करवाएंगे, वो पेट्रोल की कीमत ठीक करवाएंगे, वो आगरा से बचाएंगे, नेपरा से बचवाएंगे। कुछ जिम्मेदारी इन लोगों की भी है अगर ये महसूस करना चाहें तो। सही क्लास साहब, जिसकी लाठी उसका भैंस, हमें तो यही सिस्टम लगता है। गुजरात से एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हेलो। हाँ जी हाँ जी 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 बोलिए। जी मैंने कहना था कि दिसंबर तक हम लोग क्या करें फिर? दिसंबर तक इंतजार करें। तो दूसरा मैंने क्लासरा साहब जैसे को मेल हुकूमत की कर रही थी, है मेरा एक अपना जो था वो एक इन्फॉर्मेशन थी, मैंने इनके साथ शेयर की थी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसके बारे में मैंने कुछ इनसे पूछना था। जी जी पूछिए। यार एक आपको बता दे, मेरा ख्याल है कि ज़रूरी नहीं होता कि आसमान के नीचे जो कुछ भी हो रहा है सहाफ़ी को उसको पता भी हो, या हमारे इतने वसाइल हों कि गुजरात में बैठे हुए हम वहाँ से कोई खबरें निकाल। हम भी इंसान हैं आपकी तरह, हमारा भी लिमिटेड एक स्कोप है, हमारी स्किल्स हैं, हम भी सुपर ह्यूमन नहीं है कि गुजरात में कोई मसला है तो उसके बारे में मैं वहाँ से कुछ तहकीकात करके निकालूँ। अगर आपके पास कुछ एविडेंसेज हैं, कुछ चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, मेल कर दें। मैंने पर्सनल केस एक मेल किया होगा, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए क्लास साहब, वो बेहतर वही होगा कि आप ठीक है, इस पर जरूर बाद में मैं आपको मेल का जवाब करेंगे। आपने मेल किया क्लास साहब, इसको जरूर देखेंगे और इस पर प्रोग्राम में किसी दिन जरूर बात की जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बांग्लादेशी लीडर सलाउद्दीन चौधरी को फांसी की सजा हुई लेकिन पाकिस्तान में इसके पर कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, इसकी क्या वजह है, बात करेंगे क्लास साहब एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी। क्लास साहब, बांग्लादेश के अपोजिशन रहनुमा सलाउद्दीन चौधरी जो पाकिस्तान के 2 समझे जाते हैं फांसी की सजा सुनाई गई, पाकिस्तान में इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, इसका बैकग्राउंड क्या है? मेरा ख्याल है बैकग्राउंड के लिए ज़रूरी होगा इसाक खाकवानी साहब जो साबिक फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, इनके वो यहाँ पे पढ़ते भी रहे हैं, इकट्ठे पढ़ते रहे सादे पब्लिक स्कूल में। इतना बता दें सलाउद्दीन चौधरी साहब के बारे में, जो पाकिस्तान की मुत्तहिदा कौमी असम्बली थी, जो आखिरी जो स्पीकर थे कादिर चौधरी साहब, ये उनके फर्जंद हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हमारी नई नस्ल को ये पता ही नहीं होगा कि जो स्पीकर कौमी असम्बली थे पाकिस्तान के, उनके ये बेटे हैं सलाउद्दीन चौधरी, जिनको सज़ा दी गई है मौत की वहाँ कल पे। और उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो उस वक्त पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पे बंगाली थे उनका ये कत्लेआम किया था। लेकिन मेरा ख्याल इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। एक तो वो वर्जन है जो वहाँ पे अदालतों में पेश किया गया, ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया गया है, और सलाउद्दीन चौधरी जैसे एक बड़े लीडर को वहाँ मौत की सजा दी गई है। एक वर्जन मेरा ख्याल है इनके पास भी है, इसाक खाकवानी साहब के पास, जो पट्टे हासिल में रहे हैं और पिछले मेरा ख्याल है इन 50 साल से इनकी दोस्ती है। इनसे पूछते हैं कि असल कहानी क्या है। खाकवानी साहब, आप हमारे साथ लाइन पे हैं? जनाब मेहरबानी करा साहब। तो ये क्या हुआ गया, ये ज़रा बताएंगे कि सलाउद्दीन चौधरी साहब का थोड़ा सा मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें ताकि नई नस्ल को पता चले कि सलाउद्दीन चौधरी कौन है और ये क्या सज़ा हुई है, सारा केस क्या है, ज़रा हमें कोई इसकी डिटेल बताएंगे। जी जनाब, ये आपने सही कहा कि सलाउद्दीन कादिर चौधरी इस वक्त 6 मरतबा इलेक्ट होकर मेंबर पार्लियामेंट हैं चिटागोंग से, जो उनके वालिद भी वहीं से मेंबर बनते थे और वो यूनाइटेड पाकिस्तान के स्पीकर थे अयूब खान की जब गवर्नमेंट थी, और पाकिस्तान के लिए उनके बड़े नेक ख्वाहिशात और सारा कुछ वहाँ था। बहरहाल सलाउद्दीन कादिर चौधरी चूँकि मेंबर पार्लियामेंट था और है भी, इस वक्त इनकी अवामी लीग के साथ एक बड़ी नाराज़गी चल रही थी सन 71 से, और उनके बाकी जो बच्चे हैं चौधरी साहब के, उनके ऊपर कोई केस नहीं किया। सलाउद्दीन के 3 और भी भाई हैं, मगर चूंकि सलाउद्दीन मेंबर पार्लियामेंट है और इनके खिलाफ उसकी काफ़ी नाराज़गी है अवामी लीग से, तो उन्होंने इस बेटे को पकड़ने के लिए ये केस बनाए और उस बाकी बच्चों पर। अच्छा खाकवानी साहब, मैं इस पे आते हैं थोड़ा सा, जरा इनका बैकग्राउंड बताएंगे कि आपके साथ ये सादिक पब्लिक स्कूल पढ़ते रहे हैं, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर किया था 71 में, पंजाब यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, जरा वो बैकग्राउंड बताएंगे कि आपके साथ रहे हैं। मियां मोहम्मद सोमर जो निगरान वजीर आजम थे, या लेफ्टिनेंट जनरल जो हमारे यहाँ तारिक गाजी साहब मेरा ख्याल है उनके क्लास फेलो कुलीग रहे हैं, जरा वो बैकग्राउंड बताएंगे पाकिस्तान में आप इनका। जब फजल कादिर साहब चौधरी बने ना जी MNA और फिर स्पीकर,
तो उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराने के लिए स्कूल का पता किया कि कहाँ पर जमा कराएं। तो वो अब नवाब कालाबाग ने, जो गवर्नर थे वेस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि सादिक पब्लिक स्कूल एक बड़ा अच्छा स्कूल है, आप अपने बच्चों को, बेटों को, तीनों को यहीं पर दाखिल कराएं। तो वो जनाब उनके 3 बेटे यहाँ पर आकर हमारे साथ सन 60 में आकर स्कूल में हमारे साथ हो गए। 60-61 की बात है। और वो मेरे से 1 साल जूनियर थे। और मोहम्मद मियां सुबरू साहब के वो क्लास फेलो थे, जो हमारे निगरान वजीर आजम भी रहे, सदर भी रहे और सेनेटर चेयरमैन सेनेट भी रहे। तो वहाँ से हमारी दोस्ती हुई और हम इकट्ठे पढ़ते रहे, तो फैमिली ताल्लुकात हुए। कई जगह तो वो ईस्ट पाकिस्तान जा भी नहीं सकते थे छुट्टियों में, तो वो हमारे घर आकर मुल्तान में रहा करते थे। अच्छा खकवानी साहब, मतलब हमारे पास टाइम को थोड़ा, लेकर हम चाहते हैं इसको ज्यादा हम इसको कवर कर सके, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आप लोगों ने भी एफिडेविट जमा करवाए थे ट्रिब्यूनल को, आपने यहाँ से एफिडेविट भेजे थे इनकी बेगुनाही साबित करने के लिए। आपके साथ और कौन कौन लोग थे जिन्होंने बयान हल्फी भेजे थे ट्रिब्यूनल को कि सलाउद्दीन चौधरी बेगुनाह हैं? उन दिनों वो वहाँ पे थे नहीं, वो पाकिस्तान में तलीम कर रहे थे। और कौन लोग थे जिन्होंने एफिडेविट भेजे थे? जब ये इनके ऊपर जो चार्ज बना है वो कि अप्रैल से लेकर सितंबर 2 तक इनके ऊपर 23 चार्ज बनाए कि इस पीरियड में इन्होंने वहाँ पर अपना 71 में इनके खिलाफ पाकिस्तान के फोर्सेस के साथ मिलकर अवामी लीग की जो एक आज़ादी की चल रही थी मुहिम, उसमें इन्होंने बंदे और उनको नुकसान पहुँचाया, रेप, मर्डर, आर्सन, ये सारे केसेस बनाए। ये उस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस पे बीए से ऑनर में, अपना बीए ऑनर्स में वो पढ़ रहे थे। इनके साथ आप हैरान होंगे कि मौजूदा जो जस्टिस है शमीम साहब, वो जो इस वक्त बांग्लादेश में, वो भी इनके साथ पढ़ रहे थे। उन्होंने भी लिख के दिया। तो यहाँ से एक मैंने लिख के भेजा अपना एफिडेविट कि हमें बुलाया जाए और हम वहाँ आकर इस चीज़ के ऊपर उनको तफसीली से हम क्रॉस एग्जामिन भी होना चाहते हैं। मोहम्मद मियां सुमरू साहब ने भेजा, एक रियाज नून साहब है उन्होंने भेजा, एक मुनीब अर्जुमंद साहब है उन्होंने भेजा, एक चेयरपर्सन है डॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज की मिस अंबर सहगल साहबा, जो कि महमूद हारून साहब की बेटी हैं, उन्होंने एफिडेविट भेजा। ये सब हजरात ने एफिडेविट भेजा कि हम लोग इसके साथ थे इन दिनों में। तो ये आप खुद क्यों नहीं गए खकवानी साहब, आप खुद क्यों नहीं गए बांग्लादेश अदालत में ये एफिडेविट देने के लिए? क्योंकि जो मैंने केस कल स्टडी किया है सलाउद्दीन चौधरी का, एक आई विटनेस था जिसकी बुनियाद पे उनको सजाए मौत सुनाएगी। आप तो 4-5 विटनेस थे, आप वीजा लेके बांग्लादेश क्यों नहीं गए अपने दोस्त को बचाने के लिए और उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए? जब हमने यहाँ इस्लामाबाद में बांग्लादेश एम्बेसी के आदमी भेजकर कहा कि हमें वीजा चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप बांग्लादेश से इन्विटेशन लेकर आए। तो हमने उनसे इनविटेशन मांगा, तो हम तो अदालत के अंदर जा रहे थे, तो लिहाजा हमें समन चाहिए था। जब उन लोगों ने अपने सलाउद्दीन के लॉयर्स ने अदालत को कहा कि ये हमने एफिडेविट जमा कराए, तो आप मेहरबानी करके इन बंदों के लिए समन इशू करें ताकि उस समन की बेसिस पे हमें वीज़ा दे सके बांग्लादेश एम्बेसी। तो उन्होंने समन नहीं इशू किए, लिहाजा उन्होंने हमारा वहाँ जाना और एलिबाई बनना कि हम लोग इस चीज़ के गवाह हैं कि उन दिनों तो सलाउद्दीन ढाके में था ही नहीं, चटागांव में भी नहीं था, वो तो वेस्ट पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने वाइस चांसलर साहब से उसका खत लिया कि वो हमारे पास इस स्कूल में, इस कॉलेज, अपना यूनिवर्सिटी में इन दिनों फलानी जगह ये पढ़ते थे, ये इनकी अटेंडेंस शीट है। फिर उन्होंने मुझे एक फोटो कॉपी दी उनकी डिग्री की, जो मैंने वहाँ भेजी। वाइस चांसलर साहब ने अपने हाथ से लिख के दिया कि ये जाकर वहाँ जमा कराएं, क्योंकि ये हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ठीक है, 42 साल पुराना रिकॉर्ड उन्होंने निकाला वाइस चांसलर ने और हमें दिया, हमने वहाँ जमा कराया। अब वो वहाँ समन ना इशू करें, वीजा ना मिले तो किस तरह जा सकते हैं? लास्टली खाकवानी साहब, लास्टली ये मुख्तसर सा, हुकूमत पाकिस्तान चुप है इस पे। जो ये मुआहदे हुए थे पाकिस्तान के दोस्त अगर समझे जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस, उनको फांसी की सजाएं हो रही हैं इस इल्ज़ाम पे कि वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने शायद अपने बंगालियों के साथ उन जाति के, जिसको डिनाई करते हैं सारा ये सलाउद्दीन चौधरी साहब, और आप भी रिकॉर्ड के साथ बात कर रहे हैं कि वो उन दिनों पाकिस्तान में थे। हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्यों चुप है? आपने किसी आला अहदेदार से, किसी से कभी बात की कि इसको रेज किया जाए, एजिटेट किया जाए? मैंने जो जरदारी साहब की हुकूमत थी उसमें उन दिनों के फॉरेन मिनिस्टर से जाके मिला
और मैंने कहा कि आप हजरात मेहरबानी करके इस पर कोई काम करें। उस वक्त शाह महमूद साहब थे वजीर आज़म, अपना वजीर खारजा, तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है ये बाहमी हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ नहीं उठा सकती, क्योंकि वहाँ पर एक आज़ाद हुकूमत है, वो अपने नेशनल्स को ट्राई कर रही है, तो हम उसको कैसे करें। मैंने यहाँ कई फ़ौज के सीनियर अफसरान से भी बात की कि देखें आपकी फ़ौज के लोगों ने अगर वहाँ पर कोई एक्टिविटी की है तो इनका तो कोई कसूर नहीं है, इनको क्यों इस तरह किया जा रहा है। तो उधर भी कोई खातिर खा हमें जवाब नहीं मिला। इस तरह बाकी जगहों पर मैंने प्रेस में भी बहुत सारे लोगों को सारा रिकॉर्ड भेजा, सारा सिवाय थोड़े से। इसका मतलब हुकूमत पाकिस्तान खाकवानी साहब अगर आवाज़ उठाती तो इस पर जो थी वो मजीद पेशरफ्त हो सकती थी। बहुत शुक्रिया इसाक खाकवानी साहब। क्लास साहब वक्त कम है, अजमत मलिक हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बलोचिस्तान में ज़लज़ले से तो मुतासरा इलाके हैं, वहाँ पर ईरा का क्या रोल है, नाकिस इंतजाम है, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या हालात है वहाँ पर जो ज़लज़ला मुतासर है। जी अजमत। बलोचिस्तान में 24 सितंबर को जो ज़लज़ला है उसके बाद सिर्फ एरा ही नहीं है बल्कि NDMA और PDMA ये दो इदारे भी हैं जो ज़लज़ले को देखते हैं। तो इन दो इदारों की भी कारकर्दगी बहुत नाकिस रही है। 18 अप्रैल को माशकेल में एक ज़लज़ला आया था, उसके बाद यहाँ पर इस एरिए में उसके बाद अब इतना अरसा होने के गुजरने के बाद भी कोई इंतजामात नहीं किए गए। पेशगी इंतजामात रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अवरान, माशके और दीगर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ ऑपरेशन कई घंटों बाद शुरू है, बल्कि कुछ माशके, गशकोर और मलार में अभी तक कोई रिलीफ कैंप ही कायम नहीं हो सका। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है PDMA की इंतहाई नाअहली है। वो क्वेटा में उनका ऑफिस है और अवारान और ये दीगर इलाके जहाँ हमेशा ज़लज़ला आता है, ये अवारान, खुजदार, पंजगोर, तुरबत और दलबदीन, ये कुछ एरिया इमदाद पहुंचना शुरू ही नहीं हुई अजमत। नहीं, इमदाद पहुंचना शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो मलबे के नीचे लोग थे दबे हुए थे, वो बहुत ताखीर से उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। उसका रीजन ये था कि आर्मी के कुछ हेलीकॉप्टर तो जा रहे थे वहां पर, लेकिन उनको वहां इलाकों के बारे में ज्यादा डिटेल्स पता नहीं थी। वहां पर जो PDMA का रोल है, जो सूबाई हुकूमत के मातहत इदारा है, जो सिर्फ ज़लज़ले के हवाले से बना हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उनका ऑफिस है क्वेटा में। क्वेटा से 600 से लेकर 1000 किलोमीटर फासले पर हैं ये ज़लज़ले से मुतासरा इलाके। उनके ट्रक, उनकी गाड़ियां, उनके रेस्क्यू के एहलकार, उनका रिलीफ ऑपरेशन 3-3 दिन बाद स्टार्ट हुआ। वहाँ इसकी क्या वजह? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें उस तरह से नहीं है वहाँ पर, क्या आसानी से वहाँ पर पहुंचा नहीं जा सकता? सड़कें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जो PDMA के क्वेटा में ऑफिस है, इन्होंने कोई अपना ऑफिस या कोई अपना कैंप, कोई मेडिकल कैंप, कोई अपना आरजी दफ्तर खुजदार में, अवरान में, पंजगोर में, तुरबत में और इन एरिया में कायम ही नहीं किया। अगर ये वहाँ पर कोई ऐसा आरजी दफ्तर कायम करते जो ज़लज़ले से मुतासर ना हो और वहाँ पर इनको लोकल मकामी जिले इंतजामिया को ये लोग ट्रेनिंग देते तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन 1 घंटे बाद शुरू हो सकता था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर ये सब कुछ वहाँ पर होता तो लोगों को जो ज़लज़ला मुतासिर है बर वक्त इमदाद पहुँचाई जा सकती थी। क्लासेस साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन कल हम एक स्टोरी ज़रूर करेंगे। हाफिजाबाद में सरकारी स्कूलों से जो टीचर्स गायब हो गए हैं और बताया गया है कि तालिब इल्म ही स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ाने लगे हैं। आज मैं अखबार में खबर भी देख रही थी कि सूबाई दारुल हुकूमत के स्कूलों में सहूलतों की फरहमी के लिए 6 करोड़ 67 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। ऐसे फंड्स का क्या करना क्लास जब वहाँ पर आप उस्ताद ही नहीं होंगे। कल इस पर हम इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। जी हाँ, कैसर नदीम साकी साहब ने इस पे एक बड़ा अच्छा फुटेज, जो हमारे हाफिजाबाद के नुमाइंदे कैसर नदीम साकी, उन्होंने काम किया। आज टाइम नहीं मिल सका, करेंगे कल, बल्कि हमने एक और भी करनी है। पोली क्लिनिक का आपको याद होगा, हमने किया था कि ये कैसे पोली क्लिनिक का जो 908 इनका है, जहाँ पे सिस्टम है वेस्ट को डिजॉल्व करने के लिए कैसे इस्लामाबाद के शहरों में मौत बांट रहा है, उसका बड़ा अच्छा फॉलो अप है हमारे शहजाद उमर फारूक की रिपोर्ट है उनके पास। कल ये स्टोरीज आज रह गई हैं, हम इनको कल फॉलो अप करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया TV.tv पर। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।